हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू एक ऑटिस्टिक पेशेंट वू यंग वू की स्टोरी है, जो सियोल यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है विद हाईएस्ट डिस्टिंक्शन और अब हनबादा लॉ फर्म में एक अटर्नी है। अब शुरू करते हैं सेकेंड एपिसोड से। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में एक वेडिंग दिखाई जाती है। ब्राइड ग्रूम एज अ हस्बैंड वाइफ एक साथ चल रहे होते हैं। ब्राइड की वेडिंग ड्रेस ऑफ शोल्डर होती है और चलते चलते ब्राइड की नज़र किसी पर पड़ती है और वो एकदम से रुक जाती है और उसका मुंह भी थोड़ा उतर सा जाता है। आगे बढ़ने के लिए जैसे ही उसका हस्बैंड उसे खींचता है, वो गलती से अपनी ही ड्रेस पर पैर रख देती है और ऑफ शोल्डर होने की वजह से उसकी ड्रेस नीचे की तरफ उतर जाती है और ब्राइड के बैक पर बना एक बुद्धिज़्म का टैटू भी दिख जाता है। अब ब्राइड के फादर हनबादा लॉ फर्म में आते हैं और सीईओ हान और अटर्नी जंगम्यन सुक से मिलते हैं और वो बताते हैं कि हाल ही में उनकी छोटी बेटी की शादी हुई है। लड़का दायुन कंस्ट्रक्शन के सीईओ का बेटा है और शादी में एक अजीब सा हादसा हो गया है। उनकी बेटी ने एक स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक उनकी बेटी की ड्रेस अपने आप नीचे फिसल जाती है और इतने सभी लोगों के सामने सब कुछ दिख जाता है। ब्राइड के पापा बताते हैं कि जिस होटल में शादी थी वो दायान कंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है, यानी कि ग्रूम की फैमिली का, और होटल वालों का दावा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। उनके भरोसे शादी में 23 करोड़ वॉन खर्च कर दिए थे और 1000 गेस्ट बुलाए थे, वो भी सब के सब VVIPs। अब ब्राइड के फादर पूछते हैं कि तुम तो ये बताओ कि इन होटल वालों पर कितने का मुकदमा ठोकना है। ये सुनने के बाद अटर्नी जंगम्यन सुक 25 से 30 करोड़ वॉन का एस्टिमेट बताने ही वाले होते हैं कि ब्राइड के फादर बोल देते हैं कि अगर तुम 100 करोड़ से कम का बोलोगे तो मेरे सामने तुम मुंह मत खोलना। ये सुनकर सीईओ हान और अटर्नी दोनों ही चौंक जाते हैं। अटर्नी जंगम्यन सुक पूछते हैं कि इस बारे में आपकी दायोन होटल से कुछ तो बातचीत हुई होगी। तभी सेक्रेटरी बताता है कि दायोन होटल ने हमें शादी में हुए 23 करोड़ वॉन यानी कि शादी में हुआ टोटल खर्चा लौटाने की पेशकश करी है और शादीशुदा जोड़े को दायोन होटल का 1 करोड़ का वाउचर भी गिफ्ट में देने की बात की है, यानी कि टोटल 24 करोड़ वॉन। अटर्नी जुंग कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया ऑफ़र है। ये सुनते ही ब्राइड के फादर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है रिश्तेदार, क्लाइंट्स और दोस्त के सामने। इन सबको क्या मैंने अपनी बिना कपड़ों की बेटी दिखाने के लिए बुलाया था? मैं तो अपना चेहरा भी दिखाने लायक नहीं रहा। तब सीईओ हान कहती हैं कि सर, आप न केवल अपने पैसों का बल्कि जो आपको मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है उसका भी कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन कोर्ट कभी भी कंपनसेशन पर इतनी इजीली मोहर नहीं लगाती है। अगर दायोन होटल 23 करोड़ वॉन प्लस 1 करोड़ का हॉलिडे वाउचर गिफ्ट में दे रहा है तो इसे ही कंपनसेशन माना जाएगा और देखा जाए तो ये कोई बुरा ऑफ़र भी नहीं है। तब ब्राइड के फादर बोलते हैं कि हनबादा लॉ फर्म भी टाइसन लॉ फर्म की तरह ही गई गुजरी निकली। ये सुनते ही सीईओ हान को इतना गुस्सा आता है और ये बात उन्हें इतनी चुभती है कि मिस हान पूछती है कि सर आप बताइए आपको कितनी रकम चाहिए एज अ कंपनसेशन। तो ब्राइड के पापा कहते हैं कि मुझे 100 करोड़ वॉन की डिमांड है। तो मिस हान ये केस ले लेती है और 100 करोड़ दिलाने का वादा कर देती हैं। अब अटर्नी जंगम्यन सुक बाकी अपने 3 अटर्नीज़ के साथ ये केस डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी अटर्नी मिनवो बोलता है कि किसी कार एक्सीडेंट में मरने वाले को भी मैक्सिमम 10 करोड़ वॉन का ही कंपनसेशन मिलता है और ये तो बस एक बेइज्जती का केस है जो सीरियस नहीं नॉर्मल डैमेजेस की कैटेगरी में आता है। लेकिन अटर्नी जंग बोलते हैं कि अब केस ले लिया है तो जीतना ही पड़ेगा। तब अटर्नी सुजॉन बताती है कि दायोन होटल का सारा काम एक एक्सक्लूसिव वेडिंग टीम के द्वारा किया जाता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि दायोन होटल की गलती से ये काम हुआ है कि नहीं, या दायोन होटल वालों ने जानबूझकर किया है या जाने अनजाने में उनसे गलती हो गई। इसके लिए हमें एक ठोस सबूत ढूंढना ही पड़ेगा। बिना सबूत के कोर्ट में डैमेजेस की डिमांड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इसी के लिए अटर्नी जुंग तीनों अटर्नी को
एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन पर भेजते हैं। जुनहो और स्यूयोन एज अ कपल होटल में अपनी वेडिंग की ड्रेस देखने जाते हैं और यंगवू और मिनहो ब्राइड ग्रूम से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। अब यंगवू और मिनवू सबसे पहले ब्राइड से मिलने जाते हैं, जो शादी वाले दिन से अपने रूम से निकली ही नहीं होती है। मिनवू और यंगवू खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन यंगवू का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मेरा नाम है वू यंगवू, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा वू यंगवू, जैसे रबड़ चम्मच चटक मलयालम वू यंगवू। और ये कहकर वो ब्राइड के रूम को अच्छे से नोटिस करने लग जाती है। तब मिनवू उसे बैठने को कहता है और वो तीनों बैठ के केस के बारे में बात करते हैं। ब्राइड बताती है कि शादी के बाद से ही वो अपने पेरेंट्स के घर पर रह रही है और जो ग्रूम है वो भी उसके पेरेंट्स के घर ही रह रहा है। उन दोनों में कभी भी बात नहीं हुई है शादी के बाद, और ख़ुद का घर जहाँ वो शादी के बाद शिफ्ट होने वाले थे वो भी खाली पड़ा हुआ है। ब्राइड बताती है कि ये शादी नहीं आफत थी। उसके दादाजी यानी कि ग्रूम के दादाजी ब्राइड को बहुत पसंद करते थे। वो असल में चर्च एल्डर हैं और चर्च में क्वेट कंडक्ट करते हैं, और ब्राइड चर्च में पियानो बजाती थी और उन्होंने ही ब्राइड को जनहुक यानी कि ग्रूम से मिलवाया था और उनकी शादी तय हो गई। और शादी के बाद से जनहुक के दादाजी ब्राइड से नाराज़ हैं क्योंकि वो शादी तोड़ना चाहते हैं, और इसका रीज़न ये है कि ब्राइड के पीठ पर एक बुद्धिज़्म टैटू है और जुनहुक के दादाजी कैथोलिक हैं। अटर्नी विनवू पूछता है कि आपको ये कब पता चला कि ड्रेस में कुछ खामी है। तब ब्राइड बताती है कि मुझे शादी वाले दिन ही पता चला था कि ड्रेस बहुत लूज़ है, लेकिन एक दिन पहले जब ट्रायल के टाइम मैंने उसे ट्राई किया था तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। और जो लड़की ड्रेस पहना रही थी उसने बोला कि आप थोड़ी पतली हो गई हैं, और उसने ड्रेस के अंदर की तरफ कुछ पिन्स भी लगा दिए थे। लेकिन ब्राइड बताती है कि मेरा वज़न तो कम नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों ड्रेस बहुत ढीली हो चुकी थी। तब मिनवू पूछता है कि कोई आपका फ्रेंड जिससे आपने कहा हो कि ड्रेस लूज़ है और वो इस बात की कोर्ट में गवाही दे सकता हो। तब ब्राइड बताती है कि मेरी शादी में कोई दोस्त ही नहीं आया था क्योंकि पापा ने किसी को बुलाया ही नहीं। अब यंगवू की बारी आती है और वो सीधा ये सवाल पूछती है कि आप अपने पति से प्यार करती हैं कि नहीं। तो अटर्नी मिनवू और ब्राइड दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तब यंगवू बोलती है कि इस रूम में बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जिनमें आपकी, आपके दोस्तों की, आपकी फैमिली की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, लेकिन आपके हस्बैंड की एक भी फ़ोटो नहीं दिख रही। तब ब्राइड कहती है कि उन फ़ोटोज़ को मैंने अपने नए घर भिजवा दिया है। तब यंगवू बोलती है वो क्या चीज़ है जो कॉर्नर में रखी है, आपकी और आपके हस्बैंड की फ़ोटोज़, और वेडिंग रिंग भी आपने खोल के रख दी है। और यंगवू के इसी सवाल का ब्राइड कुछ जवाब नहीं दे पाती। अब अटर्नी मिनवू और अटर्नी यंगवू ग्रूम यानी कि जुनहुक से मिलने दायून कंपनी के ऑफिस जाते हैं। जुनहुक बताता है कि उसके फादर इन लॉ थोड़े अजीब आदमी हैं। मैं तो शादी वाले दिन को भुला देना चाहता हूँ, लेकिन वो केस करके मामला क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्यों दायून होटल के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि 5 स्टार होटल की इतनी घटिया सर्विस नहीं होती, लेकिन दायन होटल और दायन कंस्ट्रक्शन दोनों एक ही तो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे ससुर उस दायन कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। अटर्नी मिनवू जुनहुक से पूछता है कि आपकी फैमिली सगाई तोड़ना चाहती है। तब जुनहुक बताता है कि मेरे दादाजी मतलब मेरी ब्राइड को बहुत पसंद करा करते थे और वो हमारी शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी मना लिया था, लेकिन जब सब ने ब्राइड के पीठ का टैटू देखा तो बात बिगड़ गई। ब्राइड का कहना है कि वो टैटू तो उसने ऐसे ही मजाक में बनवा लिया था, लेकिन मेरे दादाजी पूरे दिल से ईसाई धर्म को मानते हैं और वो मेरी शादी किसी और धर्म की लड़की से नहीं करवाना चाहते। और जुनहुक ये भी बताता है कि शादी के बाद से यो वंग और वो मिले भी नहीं हैं और शादी के बाद से ही साइकियाट्रिस्ट से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब दोनों अटर्नी सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के बारे में तो यो वंग ने कुछ बताया ही नहीं था कि उसका कोई ट्रीटमेंट चल भी रहा है या नहीं। अब जुनहो और स्यूयोन दायून होटल जा रहे होते हैं कि तभी यंगवू जुनहो को कॉल करती है। फ़ोन रिसीव करते ही वो वेल्स की बातें स्टार्ट कर देती है। स्यूयोन को उसकी बातें वियर्ड लगती है और वो यंगवू को काम के टाइम ऐसी बात करने को मना कर देती है। जुनहो कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, उसे करने दो। अक्सर अटर्नी वो उसे फ़ोन पर यही बातें करती रहती है।
तभी स्यूयोन कहती है कि तुम्हें यंगवू के साथ बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। तुम पूरी लाइफ तो उसकी बातें नहीं सुन सकते ना। जब नहीं सुन सकते तो उसे अपनी आदत मत डलवाओ। और जुनहो को भी ये बात थोड़ी समझ में आ जाती है। जुनहो से बातें करते करते स्यूयोन को फील होता है कि उसके पेट में गड़बड़ हो गई है। वो होटल जाकर फटाफट रेस्ट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे यंगवू भी आ जाती है। क्योंकि स्यूयोन का पेट ख़राब है तो वो जुनहो के साथ नहीं जा सकती, इसलिए यंगवू और जुनहो एक साथ एज अ कपल होटल में जाएंगे वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के लिए। अब जुनहो और यंगवू वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं। यंगवू वही सेम ऑफ शोल्डर ड्रेस सिलेक्ट करती है, लेकिन वहाँ की मैनेजर कहती है कि मैडम ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। लेकिन यंगवू अड़ी रहती है कि उसे उसकी वेडिंग के लिए ऑफ शोल्डर ड्रेस ही चाहिए। जब जुनहो ये सब बातें स्यूयोन से कर ही रहा होता है, तभी यंगवू उसके सामने वेडिंग ड्रेस में आती है, जो कि बहुत प्रीटी लग रही होती है, और जुनहो उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनहो और यंगवू एक कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वहाँ पर भी यंगवू वेल्स की बातें करने लग जाती है, और तब जुनहो उसे सजेस्ट करता है कि अब हम वेल्स की बातें स्पेसिफिक टाइम पर ही करेंगे और बाकी टाइम हम दूसरी बात करेंगे। और यंगवू भी इस बात पर मान जाती है। तभी वहाँ पर होटल की वही एम्प्लॉय जी हाई आती है, और वो दोनों उसके पास फटाफट से जाते हैं और जूही नाम की एम्प्लॉय जिसे जॉब से निकाल दिया जाता है वेडिंग ड्रेस स्कैंडल के बाद, उसके बारे में पूछते हैं। जी हाई बताने से मना कर देती है, ये कह के कि उसे कुछ नहीं पता। तब जुनहो उसे समझाता है कि वेडिंग ड्रेस की वजह से किसी की शादी टूट गई है और जो ब्राइड है अब उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। ये सुन के जी हाई को भी बहुत बुरा लगता है, और वो बताती है कि जूही कंट्री छोड़कर जा चुकी है और उसे कांटेक्ट करना मुश्किल है। ये सुनकर जुनहो और यंगवू डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे कोर्ट ट्रायल होता है, जहाँ पर सब गवाह का वेट कर रहे होते हैं, और थोड़ी ही देर में जुनहो जी हाई को कोर्ट में ले आता है टाइम से। जी हाई गवाही देती है कि वेडिंग ड्रेस स्लिप होने में होटल वालों की ही गलती थी, क्योंकि वेडिंग वाले दिन जूही नाम की एक लड़की से वेडिंग ड्रेस फट गई थी और लास्ट मोमेंट पर कुछ अरेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए मैनेजर के कहने पर वेडिंग ड्रेस को दूसरी ड्रेस के साथ बदल दिया गया था, जो साइज़ में थोड़ी बड़ी थी। ड्रेस फिसलने के बाद जूही को नौकरी से निकाल दिया गया और उसे देश के बाहर भेज दिया गया। अब कोर्ट में डिफेंडेंट यानी कि ब्राइड से प्रोसिक्यूटर कुछ सवाल पूछते हैं। प्रोसिक्यूटर ब्राइड से एक वेबसाइट के बारे में पूछते हैं, जहां पर ब्राइड ने एक ब्लॉग पोस्ट कर रखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे उसने खुद ने ही अपनी वेडिंग डिस्ट्रॉय करी है और वो शादी भी नहीं करना चाहती थी और शादी भी उससे ज़बरदस्ती कराई गई थी। अब यहाँ पर ब्राइड की सच्चाई सामने आ जाती है कि वो जो नाटक कर रही थी कि वो दुखी है इसलिए साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। और ये सब सुनकर हनबादा के चारों अटर्नी शॉक्ड रह जाते हैं। सेम नाइट ऑफिस में मीटिंग होती है और अटर्नी जंग ब्राइड को सब सच बताने के लिए कहते हैं। तब ब्राइड बताती है कि उसे कभी ये शादी करनी ही नहीं थी, उसके फादर ये शादी करवाना चाहते थे। वो दायोन फैमिली के समधी बनकर बहुत खुश रहना चाहते थे, साथ में उन्हें उससे बहुत फ़ायदा भी था। ब्राइड बताती है कि शादी के बाद जुनहुक यानी कि ग्रूम के दादाजी उसे अपनी ज़मीन देने वाले थे एज ए ब्लेसिंग्स, और इसी बात की खुशी ब्राइड के फादर को थी। उन्होंने उस ज़मीन को लेकर खूब सारे सपने भी देख लिए थे, खूब सारे फ्यूचर प्लान्स भी बना लिए थे। लेकिन जैसे ही ब्राइड ने शादी के लिए मना कर दिया तो उसके पापा उससे नाराज़ हो गए, तो उसकी ज़बरदस्ती शादी की जा रही थी। जुनहुक और ब्राइड एक दूसरे की परवाह भी नहीं करते। ज़मीन नहीं मिल पाई, इसलिए ब्राइड के फादर ने दायून कंपनी पर केस किया है। तभी यंगवू को एक आइडिया आता है और वो बताती है कि दादाजी के इस इतने महंगे गिफ्ट को हम स्पेशल डैमेजेस में डाल सकते हैं। अगर हम कोर्ट में ये कहें कि अगर उस दिन वेडिंग ड्रेस फिसली नहीं होती और ये शादी टूटी नहीं होती तो जुनहुक के दादाजी एज अ गिफ्ट वो ज़मीन दे देते ब्राइड को। और अगर ये कहें कि ब्राइड को यानी कि वोंगयू को जो ये प्रॉपर्टी मिलने वाली थी वो दायोन होटल की वजह से नहीं मिली, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कहलाएगी स्पेशल डैमेजेस में, जिसकी हम कोर्ट में डिमांड कर सकते हैं।
यानी कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 32.2 बिलियन वॉन और उसे हम एज अ कंपनसेशन कोर्ट में डिमांड कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट इतनी बड़ी भरपाई करेगा नहीं, इसके लिए वो छोटी मोटी रकम पर राज़ी हो जाएगा। और नेक्स्ट डे अटर्नी जंग म्योन सुक प्रॉपर्टी को देने वाली बात कोर्ट में प्रूव कर देते हैं और वो सब ये केस जीतने ही वाले होते हैं कि एकदम से ब्राइड यानी कि योवंग केस को विड्रॉ कर देती है। वो अपना हाथ खड़े करके कहती है जज से कि उसे ये केस विड्रॉ करना है। जज भी उन्हें एक बार पूछते हैं कि आप सच में ये केस विड्रॉ करना चाहती हैं, तो वो हाँ कहती हैं। और ये बात सुनकर ब्राइड के फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। तब ब्राइड अपने फादर को वहाँ बताती है कि जो टैटू उसके पीठ पे है वो उसने ऐसे ही नहीं बनवाया, वो रियल में बुद्धिस्ट है और वो जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, यानी कि जो ब्राइड थी वो एक लेस्बियन थी। शादी में वो अपनी जीएफ को क्राउड में देखकर रुक गई थी। इतना बोलकर ब्राइड अपनी जीएफ को लेकर वहाँ से चली जाती है और ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर अभी तक आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू का एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है और इस वीडियो पर हम 100 लाइक्स के लिए एम कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।